10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. लास्ट टाइम हम लोगों ने सेक्शन 16(1), 16(2), 16(3) देख लिया था। एक बार और रिकैप कर लिया जाए सारे सेक्शंस को। सेक्शन 1 से रिकैप करें या सेक्शन 14 से करें? 1 से? क्या बात कर रहे हो? सेक्शन 1 कहता है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962, इक्वली एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। सेक्शन 231 कहता है पर्सन की डेफिनेशन। Person includes individual, HUF, AOP, BOI, firm, company, local authority and artificial judicial person. Section 3 previous year means the financial year which is immediately preceding the assessment year. Section 4 कहता है charges of income tax 5 heads of income प्लस कर दें क्लबिंग प्लस या माइनस सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड जो आता है ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शंस हो जाती हैं, टैक्सेबल इनकम टैक्स कैलकुलेट कर लो, इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी ऐड कर लो, माइनस कर दो टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड, जो आएगा वो नेट अमाउंट पेबल, दैट्स इट। सेक्शन 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम दो तरह से, इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। इन इंडिया का इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया तीनों में टैक्सेबल होता है। इनकम एक्रूड और अराइज और डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया तीनों में टैक्सेबल होता है। आउटसाइड इंडिया में इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया बट इफ बिजनेस इज कंट्रोल्ड और प्रोफेशन इज सेटअप इन इंडिया है तो दो में टैक्सेबिलिटी होगी। एनी अदर इनकम केवल फर्स्ट में टैक्सेबिलिटी अराइज होगी, दैट्स इट। क्लियर है? सेक्शन 6 बताया था रेजिडेंशियल स्टेटस, केवल मैं इंडिविजुअल का बताऊंगा, बाकी तुम लोग देख लेना। इंडिविजुअल में या तो रेजिडेंट होगा या तो नॉन रेजिडेंट होगा। रेजिडेंट के केस में प्रीवियस ईयर में 182 डेज रिजाइड किया एटलीस्ट, या प्रीवियस ईयर में 60 डेज और 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में एटलीस्ट 365 डेज इंडिया में रिजाइड किया हो। अगर दो में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। अगर रेजिडेंट फिक्स हो गया तो उसके बाद फिर फाइनल करना पड़ता है कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ऑर्डिनरी रेजिडेंट होने के लिए दो एडिशनल कंडीशंस बताई गई हैं, दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती हैं। पहली एडिशनल कंडीशन है कि 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में एटलीस्ट 730 डेज इंडिया में रहा हो और 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 2 साल वो रेजिडेंट की पोजीशन लिया हो। ठीक, अगर दोनों कंडीशंस एक साथ फुलफिल होती हैं तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अगर कोई भी एक कंडीशन स्किप कर गई या दोनों नहीं पूरी कर पाता है तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सेक्शन 7 में हमने बताया था इनकम डीम टू बी रिसीव्ड। पहला, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ द सैलरी। सेकेंड, interest in recognized provident fund in excess of 9.5%, that's it। थर्ड बताया था non taxable amount transfer from unrecognized provident fund to the recognized provident fund which will be chargeable to tax at the time of the transfer but would be treated first as a income deemed to be received। लास्ट सेक्शन 80CC इसमें मैंने नहीं बताया था। सेक्शन 8 डिविडेंड इनकम बताई थी। प्रपोज डिविडेंड ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल हो जाता है, एंट्रीम डिविडेंड रिसीट बेसिस पर टैक्सेबल हो जाता है, और लास्ट बताया था डीम्ड डिविडेंड 5 तरह के होते हैं, 222A B C D E। 222A में बताया गया था अगर कोई कंपनी अपनी एसेट्स को रिलीज करके शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है देन टू द अवेलेबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज और नॉट टैक्सेबल हो जाएगा। सेक्शन 222B बताया गया था अगर कोई कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स को डिवेंचर स्टॉक डिपॉजिट सर्टिफिकेट अलॉट करती है या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिवेंचर स्टॉक डिपॉजिट सर्टिफिकेट और या बोनस शेयर इशू करती है तो उसको भी हम डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे। सेक्शन 222C लिक्विडेशन के समय अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन के जस्ट पहले से बनने वाली बैलेंस शीट के आधार पर अगर एसेट डिस्ट्रीब्यूट करती है एवन आफ्टर द लिक्विडेशन तो भी हम उसको क्या मानेंगे? डीम्ड डिविडेंड। सेक्शन 222D रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल वुड बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड बट यस समथिंग मस्ट बी पेड टू द शेयर होल्डर। ये वर्ड याद रखना, समथिंग मस्ट बी पेड टू द शेयर होल्डर। 222E लोन टू द शेयर होल्डर बताया था। चलो, सेक्शन 9 अभी तक मैंने नहीं बताया है, याद रखना, लेकिन उसके हिंट मैंने 1-2 दिए हैं। जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे उसमें मैंने बताया था रॉयल्टी के लिए, लोन के लिए। फिलहाल
Section 14, there are 5 heads of income: salary, house property, PGBP, capital gain and other sources. Section 14A, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में नहीं देखा और हम लोगों को देखना चाहिए था, वो मेरे दिमाग में नहीं आया था, आज आ गया। 14 के बाद अचानक 14A निकल गया, चलो आज पहले देख लेते हैं, वो छूट गया था उस समय, ठीक है ना। सेक्शन 14 बताया था, दे आर 5 हेड्स ऑफ इनकम: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। सेक्शन 14A ढंग से देखें, छूट गया है हमसे बताना, मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये हर जगह काम आएगा, भले ही सैलरी में काम आए ना आए, लेकिन हर जगह काम आने वाला है। कॉमन सेक्शन है ये, सेक्शन 14 एंड 14 दोनों कॉमन सेक्शन है। अगर स्पेस हो 14 के बाद तो वहीं पर नोट कर लेंगे, सेक्शन 14A। छूटना तो नहीं चाहिए था। देखें, सेक्शन 14A, ये सेक्शन कहता है, क्या कहता है जरा देख लिया जाए। क्यों आया ये सेक्शन, इसके पहले बात कर लिया कि आखिर इस सेक्शन को लाने के पीछे लॉजिक क्या था। तुम लोग को ये अच्छी तरह मालूम होना चाहिए, सुन रहे इधर, तुम लोग को ये अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि इनकम टैक्स में अगर कोई प्रॉब्लम आती है असेसिंग ऑफिसर के साथ, तो असेसिंग ऑफिसर के खिलाफ हम जा सकते हैं CIT अपील के पास। किसके पास? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील। हम अपील कर सकते हैं कि आपके बंदे ने जो डिसीजन दिया है वो सही नहीं लगता मुझे, आपके बंदे ने जो डिसीजन दिया है वो मुझे सही, उसके खिलाफ हम अपील कर सकते हैं CIT अपील में। अब CIT अपील मामले को देखेगा, बट ऑब्वियस है कि यहाँ विक्टिम कौन है? केवल SSC, क्योंकि उसको इसका जो डिसीजन है वो बुरा लगा, वो उससे ताल्लुक नहीं रखता या उससे सहमत नहीं है। तो असेसिंग ऑफिसर खुश है, उसको डिसीजन देना था, उसने डिसीजन दे दिया। हाँ, SSC दुखी होकर के CIT अपील के पास पहुंचेगा। CIT अपील अब जो डिसीजन देगा, दोनों को सुनने के बाद देगा। या तो उससे खुश होगा कौन? असेसिंग ऑफिसर, और दुखी होगा SSC, या तो खुश हो जाएगा SSC और दुखी हो जाएगा असेसिंग ऑफिसर। अब दो पीड़ित हो गए, कोई भी एक हो सकता है, बोलो ना। लेकिन ऐसा सोचना कि अब इसके खिलाफ हम आगे नहीं जा सकते, आप गलत सोचते हैं। आप ITAT में जा सकते हैं, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, आप जा सकते हैं आगे, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। मैं एक खाका खींच रहा हूँ, ये तुम लोग को अपील एंड रिवीजन में CA फाइनल में पढ़ना है, ठीक है ना। CS एग्जीक्यूटिव है तो अभी पढ़ना है, CM में है, सारे चैप्टर पढ़ने के बाद पढ़ने हैं। मतलब ये जब आप पूरा इनकम टैक्स 5 हेड्स ऑफ इनकम, क्लबिंग, सेट ऑफ सब पढ़ लेंगे, उसके बाद हमारा आता है कैसे रिटर्न भरते हैं, रिटर्न भरने के बाद कैसे वहाँ प्रोसेसिंग होती है तो उसमें अपील कैसे करते हैं, डिसीजन कैसे होते हैं, वो सब उस समय की बात है, फिलहाल बात की बात है। लेकिन आज हम लोग एक सिस्टम दिमाग में सेट कर लेते हैं। असेसिंग ऑफिसर होता है, उसके खिलाफ हम जा सकते हैं CIT अपील में, और CIT अपील के खिलाफ या तो SSC या तो असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर कैसे जाता है उसका सिस्टम थोड़ा दूसरा है, वो भी जा सकता है ITAT में, जिसको हम कहते हैं इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हिस्सा है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हिस्सा है, और ये भी क्या है, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हिस्सा नहीं है। ओहो सर, नाम तो इसका इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है, और ये ट्रिब्यूनल है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स बैठते हो ना। ये समझ लो जजमेंट ऑफिस है, जहाँ पर ऐसे ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं जिनका इनकम टैक्स ऑफिस से कोई रिश्ता नाता नहीं होता। हाँ, इनकम टैक्स के सारे मामले यहीं दर्ज किए जाते हैं। अगर मुझे CIT अपील के खिलाफ जाना है तो मैं कहाँ जाऊँगा? ITAT, यानी इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी अपील पहले की जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बाहर, तो सबसे पहले जाएगा इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है ना। चलो, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अपना डिसीजन दिया तो उससे हो सकता है दुखी हो जाए, फिर दोनों दुखी हो सकते हैं, इनकम टैक्स वाला भी दुखी हो सकता है और SSC भी दुखी हो सकता है। अब इनके खिलाफ हम जाएंगे हाई कोर्ट में। कहाँ जाएंगे? और हाई कोर्ट के खिलाफ हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। चलो इधर देखो ढंग से। अब एक चीज तो समझ लो, अब मेरी नॉलेज उतनी तो नहीं है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मामले में। आई एम नॉट अ लॉयर, आई एम अ लायर। मेरी इतनी तो नॉलेज है नहीं, लेकिन हाँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ, ढंग से सुनेंगे आप लोग।
हाई कोर्ट जब भी तुम लोग देखते होगे रिट पिटीशन नाम दाखिल, रिट पिटीशन दाखिल की, सुना होगा, रिट पिटीशन दाखिल की, नहीं सुना है? नहीं सुना है, लेकिन ये नहीं सुना होगा एसएलपी दाखिल की। हम लोग जब भी हाई कोर्ट में जाते हैं तो नॉर्मली रिट पिटीशन दाखिल करके जाते हैं। मुझे अगर अपना कोई मैटर उठाना होता है, हाई कोर्ट में दाखिल करना होता है, मैं रिट पिटीशन दाखिल करूंगा। क्या दाखिल करूंगा? रिट पिटीशन। मामला हाई कोर्ट में चला जाएगा, ठीक है ना। हाई कोर्ट उस मैटर को निपटेगा, आगे करेगा, डिसीजन देगा। अब मैं हूं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, या तो मैं दुखी या तो वो दुखी। अब कोई भी एक विक्टिम होगा जो आगे जाना चाहेगा, लेकिन आगे कब बढ़ पाएंगे मालूम है? सोचो, आगे कब बढ़ पाएंगे? जब मेरा मैटर, जो मैंने मैटर उठाया है, उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ हो। दो तरह के क्वेश्चन होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट देखता है। सुप्रीम कोर्ट किस मैटर को उठाएगा बाद में बताते हैं। दो तरह के क्वेश्चन अराइज होते हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। एक को कहा जाता है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, एक होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ, एक होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, और एक होता है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का मतलब हाई कोर्ट ने जो बोला दैट इज फुल एंड फाइनल। भाई आपके पास जो बुक्स हैं इनकम टैक्स एक्ट की, रूल्स की, उसमें दिया हुआ है साफ साफ, फालतू में लड़ाई करते हुए यहां तक आए हो। आगे आने की जरूरत क्या थी? ये मैटर फाइनल ले, दैट इज फुल एंड फाइनल, मीन्स ऑल द थिंग्स आर गिवन इन योर एक्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट्स इट, एंड ऑलरेडी द केस हैज बीन डिसाइडेड अर्लियर। हाँ है ना, इसको हम कहते हैं मैटर को यहीं खत्म कर देना। ये मैटर को तभी पिक करेगा जब हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है उस मैटर पर, उस क्वेश्चन पर जिसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ कंसिस्ट था। क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब होता है कोई चीज लिखी तो हुई है, कोई चीज लिखी है, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन दोनों निकल रहा है, यानी लॉ में ही प्रॉब्लम है, जिसको हम कहेंगे क्वेश्चन ऑफ लॉ। या लॉ मेकर्स ने लॉ ही नहीं बनाया था, उससे रिलेटेड कोई चीज स्किप हो गई थी लिखने से। मेरी बात समझना, कोई चीज, मैं कानून बना रहा हूं, कानून बनाते बनाते कोई चीज छूट गई, यहां कोई चीज लिखी, उसके ड्यूअल मीनिंग्स निकल रहे हैं, उसको डिफाइन करने की प्रॉब्लम आ रही है। तो लॉ से रिलेटेड अगर कोई मैटर आता है, लॉ में अगर कोई प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर अराइज होता है, तो उसको हम कहते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट लिखा सही है, पढ़ने में आप लोग अपना अपना इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। फिलहाल अभी तक तुम लोग को जो मुझे सिंपल लैंग्वेज में समझाना था यही समझाना था। तो ये हमेशा क्वेश्चन ऑफ लॉ को पिक करता है। किसको पिक करता है? लेकिन कभी कभी हो सकता है लिखा भी हुआ है, ड्यूअलिटी भी है, डाउट भी है, तो वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कहलाएगा। फिलहाल उसको हम क्वेश्चन ऑफ लॉ ही मानते हैं, उसको भी सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर्मुलेट करने के लिए खुद फॉर्मुलेट नहीं करता कि लाओ हाई कोर्ट बताओ तुमने क्या डिसीजन दिया, ना ना ना, इसका ये काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास अगर कोई अपील आती है, जिसको हम कहते हैं स्पेशल लीव पिटीशन, स्पेशल लीव पिटीशन, अगर सुप्रीम कोर्ट के पास कोई पिटीशन आती है तो वो सबसे पहले हाई कोर्ट के पास वापस मामला भेज देता है दोबारा, ये लो तुम लोगों ने डिसीजन दिया है ना, अब बताओ इस पे क्वेश्चन ऑफ लॉ है या नहीं, यानी कि मैटर क्या ऐसा है जो सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है। तो हाई कोर्ट के जजेस फिर से क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या करते हैं? फॉर्मुलेट करते हैं। अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ बनता है तो सुप्रीम कोर्ट उस केस को एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं बनता है तो उसको क्वैश कर देगा, वहीं पर आगे मैटर नहीं जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में नहीं आएगा। कहानी समझ में आई? नहीं आई? इतना छोटे से दिमाग में अभी तुम लोग चूंकि नए नए हो टैक्स में, इतना याद रखना बहुत है। अब तुम लोग का इससे पाला पड़ना नहीं है। सीए में अगर सीए के स्टूडेंट से बात करें तो आगे तुम लोग का इससे पाला पड़ना नहीं है, लेकिन अगर दिमाग में रहेगा तो फ़ायदा करेगा, ठीक है। चलें, देखो इधर, अब हुआ क्या था, एक केस की बात मैं करता हूं। मैं सेक्शन 14A की बात कर रहा था। एक एसएससी था, उसने अपनी बैलेंस शीट कुछ ऐसे बनाई। उसने दिखाया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, अपना पैसा लगाया 50,000, दिखाया होगा, बोलो। उसने लोन भी ले लिया 50,000, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन, चलो 1 लाख रुपए का लोन ले लिया। कितने का लोन लिया?
उसने 1 लाख रुपए से जानते हो क्या किया, इस 1 लाख रुपए को निकाला और उसको 2 पार्ट में लगा दिया। पहला 10% टैक्स फ्री गवर्नमेंट बॉन्ड, कुछ पैसा निकाल कर कहाँ लगा दिया, टैक्स फ्री गवर्नमेंट बॉन्ड में, और 12% डिवेंचर में भी पैसा लगा दिया। कितना कितना लगाया मालूम है, 60,000 इधर लगाया और 40,000 इधर लगाया और 1 लाख यहाँ से निकल गया। बोलो पक्का? इसको कर देते हैं किनारे, ऊपर वाले मैटर को मैच कर गया ये 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए। अगले साल उसने पीएल अकाउंट बनाया। क्या बनाया? अब बंदा है मिस्टर एक्स, उसने अपना पीएल अकाउंट बनाया। उसने कहा इससे मुझे इनकम मिलेगी, इनकम फ्रॉम 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। कितना? और ये क्या होती है? क्लियर? बोलते क्यों नहीं भाई? इससे इनकम आई 12% डिवेंचर इंटरेस्ट। पक्का? अब जिसने हमें लोन दिया होगा मिस्टर एक्स को, वो मूर्ख तो होगा नहीं कि फोकट में ले लो। नहीं नहीं, तो ऐसे ही दे दिया होगा लोन। लोन तो बिना इंटरेस्ट के होता है नहीं, इंटरेस्ट कैरी करेगा। कितना ले लें? 10% ले लें? पक्का? तो इंटरेस्ट ऑन लोन, खर्चा तो आएगा ना, कितना परसेंट? 10% इंटरेस्ट 1 लाख पे कितना? पक्का ना? उसने अपना नेट प्रॉफिट कितना दिखाया? लेकिन जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इस पीएल को लेकर गया, कहा इस पर तो तू टैक्स लगा ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है, टैक्स फ्री है, इस पर टैक्स लगेगा नहीं। मेरी इनकम कितनी हो गई? 4800, और खर्चा कितना हो गया? तो मेरा लॉस कितना हो गया? 5200। ओहो, प्रॉफिट नहीं कमाया मैंने, मैं लॉस में हूं। मैंने प्रॉफिट नहीं कमाया है, मैं किस में हूं? लॉस में हूं। कितने रुपए के? 5200। क्या वो सही है या गलत? वो सही है या गलत? बोलते क्यों नहीं भाई? गलत है। क्या गलत है बताओ? क्या गलत कर दिया इसमें? कहीं से काट पीट कर बताओ, क्या तुम बनाते? तुम क्या बनाते हमको ये बताओ। तुम कुछ दूसरा बना कर देते? एसएससी ऑफिसर को इस पर ऑब्जेक्शन हुआ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस पर ऑब्जेक्शन हुआ। उन्होंने कहा नहीं भाई, ऐसे नहीं, पीएल ऐसे बनता है। देखो बनाए। उसने कहा 10% बॉन्ड पर इंटरेस्ट है कितना? 6000। कितना रुपया लगाया था? 60,000 का 10% ना। बोलते क्यों नहीं? वो अलग कर लो। और 40,000 लगाया था 12% डिवेंचर इंटरेस्ट, और 40,000 का 12% कितना? असेसिंग ऑफिसर ने कहा उस एसए को खुश? उसने कहा खुश, हमने भी तो वही दिखाया है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन 60,000 का 10% और इंटरेस्ट ऑन लोन 40,000 का 10% 4,000। तूने हमें मूर्ख समझ रखा है। एसएससी ऑफिसर ने क्या बोला एसएससी को? तूने हमें मूर्ख समझ रखा है।
अगर तू इनकम नहीं मानता तो उसका खर्चा तू कैसे खर्चा मान लेता है रे? ये किसने बोला? असेसिंग ऑफिसर। और बात बिल्कुल कितनी सही थी। अगर आप किसी इनकम को, इसकी इनकम को इनकम नहीं मानते हो तो इसके खर्चे को खर्चा कैसे मान रहे हो? बात समझो, ध्यान है ना इधर? इस खर्चे को खर्चा कैसे मान रहे हो? आपकी बेटा इनकम हो गई 800, ये बोला किसने? असेसिंग ऑफिसर। अब गुस्से में लाल पीला कौन? एसएससी। उससे कहा ऐसे थोड़ी ना होता है, हम तो केस करेंगे तुम्हारे खिलाफ। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। डायरेक्ट नहीं पहुंचा होगा, पहले सीआईटी अपील गया होगा, फिर आईटीएटी, इसका मतलब हर जगह से वो दुखी 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 होकर चला गया। डायरेक्ट नहीं पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। ऐसे थोड़ी कहेगी आओ जाओ। ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट दिन भर में हजारों मामले एक्सेप्ट करेगी, उसके बाद निपटा लो बेटा। नहीं होता ना। तो मामला धीरे धीरे करते हुए कहां तक पहुंचा? सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को देखा और बोला, एक क्वेश्चन का मेरे जवाब दो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फेवर में बना है या एसएससी के फेवर में? कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। इनकम टैक्स एक्ट जो बना है एसएससी के फेवर में है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फेवर में है? अगर कहीं कोई एक्ट साइलेंट रहता है या मैटर साइलेंट रहेगा तो वो एसएससी के फेवर में ही जाएगा। अगर कहीं कोई मैटर साइलेंट रहेगा तो किसके फेवर में जाएगा? एसएससी के फेवर में। यहां पर भी ये मामला कुछ ना कुछ साइलेंट था। एक्ट में कहीं ऐसी कोई बात नहीं दी थी कि अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट होती है तो उससे रिलेटेड खर्चा क्या होता है? डिसअलाउ हो जाता है। ऐसा कहीं नहीं दिखा था। पहली चीज क्वेश्चन ऑफ लॉ है ना, यानी वो लॉ मेकर्स ने लॉ बनाया ही नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या एसएससी कुछ गलत कर रहा था क्या? वो अपनी टोटल अमाउंट का हिस्सा निकाल कर कुछ पैसा डाल रहा था किसमें? टैक्सेबल सिक्योरिटी में, कुछ टैक्स फ्री सिक्योरिटी में, और अपनी नेट इनकम दिखा रहा था, लॉस दिखा रहा था। क्या दिक्कत है? वो सेम बुक्स ऑफ मेंटेन बुक कर रहा था, वो सिंगल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा था, और वो एक ही आदमी था जो कंट्रोल कर रहा था। यानी कंट्रोलिंग एक आदमी के हाथ में, दूसरा लॉजिक कि सेम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा था। इसके लिए अलग बुक नहीं थी, इसके लिए अलग बुक नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, द कंट्रोलिंग पर्सन इज वन and the second, he is maintaining the single set of books of account, so it is very difficult to bifurcate that what amount has been applied for. और एक्ट तो साइलेंट है ही उस केस में, एसएससी के फेवर में जाना ही है। सब बातें मिलाकर एसएससी के फेवर में चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने किसके फेवर में दिया डिसीजन कि लॉस माना जाएगा 5200, खर्चा पूरा मिल जाएगा, इनकम इतनी मानी जाएगी, खर्चा पूरा माना जाएगा। क्या टैक्स का ये इंटेंशन होना चाहिए? अगर तुम लोग लॉ मेकर्स होते तो क्या करते? इसको बनाते या इसको बनाते? इसको बनाते। अगर लॉ मेकर्स तुम लोग को बना दिया जाए और लॉजिक समझा दिया जाए तो तुम लोग इसको प्रेफर करोगे, और ये बात सही भी थी। अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, अगर उस मैटर पर कोई एक्ट में प्रोविजन नहीं है तो जब तक कोई प्रोविजन नहीं आ जाता तब तक सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग का काम करता है, माइलस्टोन का काम करता है। जब तक कोई प्रोविजन नहीं आता तब तक आप उसी को लेकर के चलते रहोगे ऑल ओवर इंडिया में। अगर हाई कोर्ट का डिसीजन आता है तो वो एक स्टेट पर एप्लीकेबल होता है, क्योंकि हाई कोर्ट स्टेट लेवल का होता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग होता है। हाँ, अच्छा, पूरी कंट्री का एक होता है। सुप्रीम कोर्ट पूरी कंट्री का एक होता है और उसका डिसीजन पूरी कंट्री पर अप्लाई होता है। तो यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पूरी कंट्री पर अप्लाई हुआ। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, या कह सकते हो फाइनेंस मिनिस्ट्री की हालत खराब। उसने कहा मेरी तो ये इंटेंशन थी ही नहीं कि इस तरह से प्रोविजन बनाया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने गलत तो किया नहीं, क्योंकि अगर एक्ट साइलेंट है तो एसएससी के फेवर में दे दिया, सिंगल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है और बाइफरकेट नहीं करता है अमाउंट को। बात खत्म। बात समझ में आई? सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह बिल्कुल सही है।
अब लॉ मेकर्स का काम बड़ा कि हम लोग कोई एक ऐसा प्रोविजन ले आते हैं जो इसको डिफीट कर दे, और अगर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को हमें ओवर रूल करना है, अगर हमें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ओवर रूल करना है कि आगे से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ना अप्लाई हो, तो भाई सीधे सीधे जाओ पार्लियामेंट में एक कानून ले आकर कानून लेकर के आओ, या एक प्रोविजन लेकर के आओ, या एक नया सेक्शन लेकर के आओ। और उसके बाद पार्लियामेंट में क्या हुआ होगा कि ये बन करके आया, और जब ये बन करके आया तो इसमें क्या लिखा गया होगा, अब ढंग से सुनना, तुम लोग खुद बता सकते हो। इसको ओवर रूल किया गया, क्या किया गया, इसको हटाया गया। कैसे ओवर रूल किया गया होगा, इफ एनी इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, हाँ, देन रिलेटेड एक्सपेंडिचर आर अलाउड। अच्छा, नॉट अलाउड ना, अच्छा अच्छा, इफ एनी इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स देन द रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स आर नॉट अलाउड एट ऑल। हो गया बन गया सेक्शन 14A। और इसके बनने के बाद अब बेटा ये तो तुम नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या हो गया, ओवर रूल हो गया, हटा दिया गया उसके डिसीजन को। अब एक सिंगल लाइन बोली गई, क्या बोला गया होगा, इफ एनी इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स देन related expenditures are not allowed at all। ये है सेक्शन 14A। देखो ना, इन दो लाइनों के लिए हम लोग को कितनी बात करनी पड़ी। चाहते तो हम सीधे ये बता देते, नहीं, लेकिन कहानी समझाने से फ़ायदा मिला ना। हटा सकते हैं। यानी अब तक हम लोगों ने सैलरी चैप्टर में क्या देखा, फिर से रिपीट करते हैं। सेक्शन 14 दे आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। सेक्शन 14A, इफ एनी इनकम इज exempt फ्रॉम टैक्स देन द रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स आर disallowed। सेक्शन 15, चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी ड्यू बेसिस और रिसिट बेसिस whichever is earlier and arrear of salary but subject to section 89(1). सेक्शन 16(1), स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। सेक्शन 16(2), एंटरटेनमेंट अलाउंसेज एप्लीकेबल ओनली टू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तीन में से जो सबसे कम होगा, एक्चुअल अमाउंट 5,000, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। सेक्शन 16(3) बताया प्रोफेशनल टैक्स और एम्प्लॉयमेंट टैक्स, वॉट एवर द अमाउंट इज एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉई इज डिडक्टेबल एट ऑल। If there is any employer's contribution, it will be added in the gross salary, but whatever the amount will be paid actually by the SSE is deductible. That's it. एक लाइन की बात। एम्प्लॉयर दे रहा है नहीं दे रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दे रहा है तो सैलरी में ऐड कर लो, लेकिन हाँ एम्प्लॉय जितना पेमेंट करेगा उतना तो घटा दो, चाहे कम हो ज़्यादा हो, जितना पेमेंट करे। सेक्शन 17 पर थे। सेक्शन 17(1), डेफिनीशन मैंने बताई थी सैलरी की, और मैंने उस समय कुछ बता करके छोड़ा था क्लास को। सेक्शन 17(1), डेफिनीशन ऑफ सैलरी। बेसिक सैलरी, सुने, कंचा नहीं खेल रहा हूँ। बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्युटी, पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, लीव इनकैशमेंट, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, परक्विजिट्स, अलाउंसेस, बोनस, कमीशन, सेक्शन 80CC। एडवांस सैलरी, यस, क्लियर। फिर से बोलें एक बार। बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्युटी, पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, लिव इनकैशमेंट, कम्यूटेड पेंशन, बोनस, कमीशन, अलाउंसेस, परक्विजिट्स, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, सेक्शन 80CC। याद रहेगा सब कि लिख दूं? मैंने दिया है आपको। फर्स्ट पॉइंट है बेसिक सैलरी एंड वेजेस, सेकंड है एन्युटी, पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, परक्विजिट्स, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी एंड सेक्शन 80CC। आप लोग चाहें
तो सिंपलेस्ट मैनर में मैं लिख रहा हूं, चाहें तो लिख लें। देखें कैसे लिखेंगे, साथ साथ देखें ना, इधर बेसिक सैलरी, और सैलरी और वेजेस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बाइफर्केशन नहीं करता, मैंने लास्ट क्लास में बता दिया है। तो जब भी आप सैलरी लिखेंगे उसके साथ उसका पेयर ले लेंगे, क्या, वेजेस। एन्यूटी, वार्षिकी, सालाना जब अब कोई पेमेंट करेगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को या पेंशन देगा, देखो ना एन्यूटी और पेंशन का एक पेयर बन गया। बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्यूटी, पेंशन। रिटायरमेंट बेनिफिट्स एक साथ लिख लें आप लोग, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, लिव इनकैशमेंट, कम्यूटेड पेंशन। सर ये सब क्या है, अभी पढ़ेंगे ना, अब यही सब तो पढ़ना है, इसीलिए तो लिखवा रहे हैं, यही सब पढ़ना है। ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, लिव इनकैशमेंट, कम्यूटेड पेंशन। नहीं भरोसा है ना, देखो ना पेज नंबर 13 पर, पेंशन, लिव इनकैशमेंट, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, वीआरएस वगैरह सब है। ये देखो ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, ये सब क्या है, एक पेयर बन गया, इसके भी दो पेयर बन गए, बोलो ना। अलाउंसेस, कैश में अगर कोई बेनिफिट देते हैं, काइंड में देते हैं तो परक्विजिट्स, बोलो ना। जब भी बोलेंगे अलाउंसेस के साथ परक्विजिट्स बोलेंगे। बोनस के साथ क्या बोलेंगे, कमीशन, बोलो। एडवांस सैलरी छूट गई, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, सेक्शन 80CC। अब याद करना हुआ और भी आसान। बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्यूटी, पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, लिव इनकैशमेंट, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, कम्यूटेड पेंशन, एडवांस सैलरी, bonus, commission, allowances, perquisites and section 80CC. That's it. This is your section number 17(1). कोई दिक्कत हो तो बोलो, है इसमें कोई प्रॉब्लम? लिख लिया, हटा सकते हैं और तुम लोगों से पूछ सकते हैं, 1 मिनट दे सकते हैं। तैयार करें, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। ये 15 पॉइंट आपको बताने हैं। चलो भाई, सेक्शन 17(1) इज ओवर। स्टार्ट टू पिक सेक्शन 17(2). परक्विजिट्स। रटना नहीं है किसी चीज़ को, अभी तो रटवाया ही मैंने, रटना नहीं है किसी चीज़ को, दिमाग में सेंटर मीन्स उस चीज़ को कैच करो, क्या है पूरे सैलरी में जो पढ़ना है, ऑल दीज थिंग्स हैव बीन समराइज्ड ओवर हियर, दैट्स इट। ये आपका कंप्लीट सैलरी है जो हम लोग को पढ़ना है। देखो ना, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी आ गया ना, परक्विजिट्स सेक्शन 17(2) में डिफाइन किया गया है और सेक्शन 17(3) में डिफाइन किया गया है इसको। एडवांस सैलरी को डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कमीशन को डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बोनस को डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेसिक सैलरी और वेजेस को डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पेंशन को डिफाइन करने की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोविडेंट फंड हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ही देख लिया था। देखो ना, इतनी चीज़ें तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब बात समझ में आ रही है? सेक्शन 17(2) डेफिनेशन ऑफ परक्विजिट्स। इन काइंड, हम बार बार बोलते हैं, नॉर्मली द बेनिफिट्स विच आर टू बी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इन काइंड आर टू बी नोन एज परक्विजिट्स। इट इज नॉट ट्रू एट ऑल इन ऑल द केसेस। ये सारी जगहों पर सही नहीं है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, नहीं, कभी कभी इन कैश में भी क्या परक्विजिट मान लिया जाता है। ओह, बट नॉर्मली इन काइंड। नॉर्मली का मतलब ओकेजनली कैश अलाउड है। कब है वो हम देखेंगे, कब है
वो देखेंगे। तो केवल मेरा ये कहना इन काइंड, तो केवल ये समझो कि पढ़ाने के पर्पज से मैं बोल रहा हूँ। इन काइंड परक्विजिट है, लेकिन कभी कभी कैश भी परक्विजिट हो जाता है, देखेंगे। सेक्शन 17(2) प्रॉफिट इन ल्यू परक्विजिट की डेफिनेशन ऑफ परक्विजिट्स। अभी हम 3 डेफिनेशन पढ़ेंगे। सेक्शन 17(1) पढ़ लिया, सेक्शन 17(2) डेफिनेशन ऑफ परक्विजिट्स। क्या कहता है ये सेक्शन? सबसे पहला, रेंट फ्री अकोमोडेशन। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्या दे सकता है? घर, रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना। हाँ, अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को घर देता है, जिसको हम कहेंगे अकोमोडेशन, अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एकोमोडेशन देता है, या तो पूरी तरह से रेंट फ्री हो या तो कंसेशनल हो, या तो रेंट फ्री हो या कंसेशनल हो, दो। रेंट फ्री अकोमोडेशन पॉइंट नंबर 1, कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन पॉइंट नंबर 2। सुनो ना, रेंट फ्री अकोमोडेशन या कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन, देयर आर 2 पॉइंट्स व्हिच आर कवर्ड under the definition of perquisites. First 2 points are these 2 1. पहला रेंट फ्री अकोमोडेशन और दूसरा कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन। अब मैं इसको बोलता हूं, ढंग से सुनना। इफ एनी एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स टू इट्स एम्प्लॉय रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, दैट्स इट, पहला पॉइंट खत्म। कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, 2 पॉइंट हो गए। अभी रेंट फ्री अकोमोडेशन खत्म नहीं है, इसकी पूरी कहानी है, आगे चलकर देखेंगे कैसे वैल्यूएशन किया जाता है। फिलहाल अभी हम केवल डेफिनेशन बता रहे हैं। रेंट फ्री अकोमोडेशन, कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन। क्या केवल घर देता है रहने के लिए, बाकी चीजें नहीं देता? देता है ना। घर फ्री में दिया, घर कंसेशनल दिया, दोनों आ गए। बाकी चीजें फ्री में भी दे सकता है और कंसेशनल में भी दे सकता है। द वैल्यू ऑफ बेनिफिट और एमेनिटी, द वैल्यू ऑफ बेनिफिट और एमेनिटी provided by employer to the employee either at free of cost or at concessional rate only in the case of a specified employee. Okay, ये क्या बोला? फिर से बोल जरा, जो तू बोला रे। द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और एमेनिटी, एमेनिटी का मतलब फैसिलिटीज, सुविधाएं। द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और एमेनिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई ईदर एट फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे घर फ्री ऑफ कॉस्ट था, और एट कंसेशनल रेट, जैसे घर कंसेशनल रेट पर, ओनली इन द केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। नहीं समझ में आई बात? अभी तक मैंने 2 ही चीजें बताई हैं, पहला घर और दूसरा बाकी चीजें। घर में 2 पॉइंट हैं, या तो फ्री में या तो कंसेशनल, दूसरी चीज भी फ्री में या कंसेशनल, लेकिन ये केवल और केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में सही है। ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉयज मेट और पेबल बाय द एम्प्लॉयर, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी, तुम्हारे बच्चे तुमको पढ़ाना चाहिए, मैं क्यों पढ़वाऊं? तुम्हारे बच्चे तुम पढ़ाओ ना स्कूल में, तुम फीस दोगे ना कि मैं दूंगा? नहीं, मैं भी दे सकता हूं, क्या दिक्कत है? अगर तुम्हारी कोई जिम्मेदारी मैं बियर करता हूं, टैक्सेबल इन ऑल केसेस, तुम्हारे बिजली का बिल मैं दूं, अगर देता हूं तो योर ऑब्लिगेशन इज मेड बाय एम्प्लॉयर। गैस कनेक्शन तुमने ले रखा है, वाटर कनेक्शन तुमने ले रखा है, मैं पेमेंट करूं, करो ना, क्या दिक्कत है? अगर मैं पेमेंट करता हूं तो ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय इज मेड बाय द एम्प्लॉयर। आई एम नॉट गिविंग यू एनी बेनिफिट एट ऑल फ्रॉम माई साइड, but you are just getting the benefit of your consumption from my side. अब बात समझ में आई? पहला चीज तो मैं अपने यहां से कुछ दे रहा हूं, दूसरा जो तुम यूज कर रहे हो उसी में ही बेनिफिट दे रहा हूं। बात समझना, दोनों में फर्क है, अभी मैं बताऊंगा इस चीज को। पहला मैंने बताया रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय,
concessional rent accommodation provided by the employer to the employee, the value of any benefit or amenity provided by the employer to the employee either at free of cost or at concessional rate only in the case of a specified employee. The value of obligation, the obligation of the employee is met by the employer. The obligation of the employee is met by the employer, taxable in all cases. केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं, सारे केसेस में टैक्सेबल होगा, चाहे वो स्पेसिफाइड हो, नॉन स्पेसिफाइड हो, कोई भी हो. सर ये स्पेसिफाइड क्या होता है बताएंगे, थोड़ी देर में आएंगे, अभी तो हम लोग डेफिनेशन देख रहे हैं. पहले एक बार डेफिनेशन दिमाग में सेट कर लें, उसके बाद हर चीज़ को तोड़ा ताड़ा जाएगा. पहला मैंने बताया रेंट फ्री एकोमोडेशन, दूसरा कंसेशनल रेंट एकोमोडेशन, तीसरा मैंने बताया the value of any benefit or amenity provided by the employer to the employee either at free of cost or at concessional rate only in the case of specified employee. इसमें तो हमें नहीं लगता किसी को डाउट होगा. The value of obligation met by the employer, and fifth, any sum paid to get an assurance of life of the employee. यानी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की बात मैं कर रहा हूँ. मैं किसकी बात कर रहा हूँ? Any sum paid to get an assurance of life of the employee or any other fringe benefits as may be prescribed under this act. फ्रिंज बेनिफिट्स, जिसको हिंदी में कहा जाता है आनुषांगिक लाभ. कौन से लाभ? आनुषांगिक लाभ. देखेंगे फिर से मैं देखूं, 6 पॉइंट मैंने अब तक बताया. इन टोटालिटी 8 पॉइंट्स हैं. परक्विजिट्स की डेफिनेशन में कितने पॉइंट्स हैं? 8. ये बाद में जो ऐड किए गए हैं वो बाद में ही ऐड किए गए हैं. तो पहले 6 देख लेते हैं जो इसकी बेसिक डेफिनेशन थी पहले, बाद में ये 2 और ऐड किए गए, तो टोटल 8 पॉइंट हो गए. 6 पॉइंट मैं बता चुका. पहला रेंट फ्री अकोमोडेशन, कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन, वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और अमेनिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय ईदर एट फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशनल रेट, ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय इज मेड बाय द एम्प्लॉयर, the any sum paid to get an assurance of life of the employee and any other fringe benefits. That's it. वर्ड्स में अभी दिक्कत आ रही होगी, सर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय क्या है, फ्रिंज बेनिफिट्स क्या हैं, ऑब्लिगेशंस कब मानेंगे कब नहीं मानेंगे, आएंगे देखेंगे. 7th और 8th जो नए एडेड हैं, 3 साल पहले ऐड हुए हैं, अभी 3 साल पहले ऐड हुए हैं, वो 2 पॉइंट क्या है? पहला, अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में शेयर अलॉट करता है, चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट चाहे कंसेशनल रेट पर, वो भी आ जाएगा. अगर कोई एम्प्लॉयर अपने शेयर्स देता है अपने एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में फ्री ऑफ कॉस्ट और कंसेशनल रेट, तो वो भी कवर होगा हमारा परक्विजिट्स की डेफिनेशन में. बहुत उतार चढ़ाव इसने देखे हैं, इस पॉइंट ने बहुत उतार चढ़ाव देखे पिछले 10-12 सालों में. हमें वहाँ पर अब जाने की जरूरत नहीं. कहोगे तो इतिहास बता देंगे, कहोगे तो हटा देंगे, कोई मतलब नहीं है ज़्यादा फिलहाल. पहले ये था, 10 साल पहले ये यहीं था, यहाँ पर नहीं था, अलग से था. फिर इसको हटा करके बिल्कुल सैलरी चैप्टर से हटा दिया गया था. अब वापस इसको 3 साल पहले यहीं पर रख दिया गया अंडर सेक्शन 17(2). ठीक है ना, जहाँ था ये 10 साल पहले, वापस उसको पटक कर वहीं रखा गया. फिलहाल लास्ट पॉइंट है आपका, अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ के फेवर में कोई कंट्रीब्यूशन देता है, कौन सा कंट्रीब्यूशन? सुपर एन्युएशन फंड. अंडरलाइन कर लें, सुपर एन्युएशन फंड. सारे फंड नहीं है, केवल मैं यहाँ सुपर एन्युएशन फंड की बात कर रहा हूँ. क्या होता है सर, वो भी देखेंगे. अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए सुपर एन्युएशन फंड में कंट्रीब्यूशन देता है इन एक्सेस ऑफ ₹1 लाख, अगर 1,10,000 देता है तो ही वो यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा केवल 10,000, न कि 1 लाख. 1 लाख मारो गोली छोड़ दो. अगर सुपर एन्युएशन फंड में 1 लाख रुपए से अधिक का कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का, तो वो परक्विजिट्स माना जाएगा. फिलहाल इस पर न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, अभी उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं. मैंने टोटल कितने पॉइंट बताए? 8. लिख दें. पहले इसको पढ़ लेते हैं जो मैंने आपको आपके हाथ में दिया है, फिर देखो ना जो मैंने बताया उसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर सकते हैं. Perquisites are the benefit in the addition to the normal salary to which the employee has a right by virtue of his employment. ठीक है, कहीं पर लिखना हो तो लिख लो नॉर्मली इन कैश बट ओकेजनली इन, नॉर्मली इन काइंड बट ओकेजनली इन कैश. कहीं लिखना हो तो लिख लो इस पॉइंट को.
नॉर्मली इन काइंड बट ओकेजनली इन कैश, वो आएगा। तो कैश और काइंड में कभी कंफ्यूज मत होना कि परक्विजिट्स वो होते हैं जो हमेशा काइंड में दिए जाएं, तो ये दिमाग से निकाल देना, कभी कभी वो काइंड कैश वाला भी आ जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो नॉर्मली इन काइंड बट ओकेजनली इन कैश। परक्विजिट्स इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, the value of concessional rent accommodation, the value of any benefit or amenity provided by the employer to the employee either at free of cost or at concessional rate only in the case of a specified employee, any sum paid by the employer to get an assurance of life of the employee, any obligation of the employee is met by the employer, दिया हुआ है ना सब। the value of any specified security or sweat equity share is equal to the, छोड़ दो इसको, वही employee stock option plan either at free of cost or at concessional rate, उसका मतलब वही मिला। any amount of contribution to approved superannuation fund to the extent it exceeds rupees 1 lakh and the value of any other fringe benefits as may be prescribed। एक्सपेक्ट नहीं, वो एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट मोबाइल एंड टेलीफोन। अब मैं लिखता हूँ, उसको अपने वर्ड्स में लिखूँ, उसको नोट करोगे, मर्जी रहेगी, ये याद करो या वो याद करो, सारे पॉइंट्स वही हैं। देखिए, रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड by employer to employee, concessional rent accommodation provided by employer to employee, the value of any benefit or amenity either at free of cost or at concessional rate। only in the case of specified employee। obligation of the employee is met by employer, any sum paid to get an assurance of लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय, लाइफ ऑफ पाई नहीं, लाइफ ऑफ एम्प्लॉय। एक मूवी आई थी ना लाइफ ऑफ पाई, देखा है तुम लोगों ने? क्या नहीं देखा? अरे वाह, ये तुम लोगों ने गलत काम किया। नहीं देखा तुमने भी? एक पंडित जी थे, उनके साथ उनके यजमान जा रहे थे नाव पे। अच्छा, मतलब मालूम है पहले से ही, मालूम है। तो अचानक चलते चलते जहाज जब जा रहा था नदी में नाव, तो पूछ बैठे, यजमान जी आपने रामायण पढ़ी है? उन्होंने कहा ना, नहीं पढ़ी। कहा आपकी 1/4 ज़िंदगी तो बेकार हो गई। कहा अच्छा। अब थोड़ी देर आगे बढ़ी नाव, तो उसने कहा आपने महाभारत तो पढ़ी होगी? कहा ना, वो भी नहीं पढ़ी। कहा अब तो आपकी आधी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, आधी ज़िंदगी आपने अपनी व्यर्थ कर डाली। थोड़ी दूर और नाव बढ़ी। कहा आपने गीता और शास्त्र तो पढ़े होंगे? कहा ना, वो भी नहीं पढ़े। आपकी 3/4 ज़िंदगी बर्बाद हो गई।
तो यजमान देखने लगे उनको घूर करके कह रहे हैं आपने तैरना सीखा है? तो कह रहे नहीं। कहे आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई क्योंकि नाव डूबने वाली है और मैं तैरना जानता हूँ। मालूम था ये। पहले ना पढ़ा करो छोड़ कर आया करो। एनी सम पेड टू गेट एन एश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय। एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट्स, ये मैंने ओरिजिनल डेफिनेशन लिखी है जितनी थी। सर आपने तो फ्रिंज बेनिफिट्स के बारे में कुछ बताया ही नहीं। मैंने कहा ना इसका हिंदी होता है अनुषांगिक लाभ। थोड़ी देर बाद डिफाइन करेंगे क्या होता है, क्या क्या चीज़ें आएंगी। एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, as may be prescribed under this act। ढंग से सुने पहले। जब भी ये सेंटेंस आए आपके सामने, कौन सा सेंटेंस, ये वर्ड, केवल इतना, कहीं भी आ सकता है, चाहे वो कंपनी लॉ हो, चाहे एक्साइज हो, कस्टम हो, कोई भी एक्ट हो, कहीं भी ये वर्ड आ सकता है। और इस वर्ड का मतलब एक ही होता है, गो टू रूल्स। मीन्स अब वहां पर कुछ रूल्स हमको देखने पड़ेंगे। इट मीन्स इसके लिए कुछ रूल्स बने हुए हैं। जब भी लिखे प्रेस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट, तो भैया रूल्स पर जाओ, दौड़ो और रूल्स को पढ़ो। केवल इतनी लाइन से कुछ नहीं काम होने वाला, बाकायदा इसके पीछे क्या बने हुए हैं, रूल्स, देखा जाएगा। तो जब भी प्रेस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट आए तो इसका मतलब क्या समझोगे, गो टू रूल्स। कहते हो ना गो टू हेल, तो गो टू रूल्स। ये दो नए पॉइंट्स बाद में ऐड किए गए। शेयर्स अलॉटेड टू एम्प्लॉय अंडर ESOP और स्वेट इक्विटी शेयर स्कीम। either at free or at concessional rate। बोलो ना। लास्ट एर्थ पॉइंट, सुपर एन्युएशन फंड में कंट्रीब्यूशन, बोलो। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन approved superannuation fund। अप्रूव्ड वर्ड याद रखना, हो सकता है एग्जाम में टीचर आपको फंसाने के लिए अनअप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड दे दे और आप केवल याद रखें सुपर एन्युएशन, तो आप दोनों मतलब निकाल लें वहाँ पे। तो अप्रूव्ड वर्ड लिखे रहेंगे तो आपके दिमाग में हमेशा क्लिक करेगा कि हमने क्या वर्ड यूज़ किया था, अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड इन एक्सेस ऑफ rupees 1 lakh। That's it. That was the definition of perquisites। समझ में आई बात? इन टोटालिटी कितने पॉइंट्स हैं? पहला, रेंट फ्री अकोमोडेशन, कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन, वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और अमेनिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इधर एट फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशनल रेट ओनली इन द केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। एनी ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय इज मेड बाय द एम्प्लॉयर। एनी सम पेड टू गेट एन एश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय, यानी LIC और उसका प्रीमियम इंक्लूडिंग बोनस, फिलहाल छोड़ देते हैं उसको। Any other fringe benefits as may be prescribed under this act, superannuation fund in excess of rupees 1 lakh, and the last ESOP and sweat equity share। That's it। याद रहेगा।
सैलरी की डेफिनेशन में मैंने बताए थे 15 पॉइंट। बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्युटी, पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, लीव इनकैशमेंट, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, बोनस, कमीशन, परक्विजिट्स, अलावेंसेस, सेक्शन 80CC। हो गया, बोल दिया। चलो, दूसरा मैंने बताया सेक्शन 17(2) परक्विजिट की डेफिनेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन, कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन, कोई भी बेनिफिट और अमेनिटी प्रोवाइडेड एट फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशनल रेट ओनली इन द केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, एनी ऑब्लिगेशन, एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट, any sum paid to get an assurance of life of the employee, ESOP और sweat equity share and contribution superannuation fund में 1 लाख रुपए से अधिक। कितना आसान था अब तक का, ठीक। सेक्शन 17(3) भी देख लिया जाए ताकि हमको अब केवल नेक्स्ट क्लास से केवल डिफाइन करना पड़े हर एक चीज़ को, दैट्स इट। कुछ याद करने का झंझट ना रहे। हटा सकते हैं। Definition of profit in lieu of salary, section 17(3). ओहो, सेक्शन 17 का लास्ट पॉइंट है ये। बोलूं? इसमें 3 पॉइंट्स कवर होते हैं। कितने? 3 पॉइंट्स कवर होंगे, दैट्स इट। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, नाम से ही पता चल जाएगा आप लोगों को, बेसिकली सैलरी के स्थान पर, वेतन के स्थान पर लाभ। आई एम नॉट गेटिंग द अमाउंट ऑफ सैलरी एज सच। मुझे सैलरी नहीं मिल रही, सैलरी की जगह कुछ और मिल रहा है, सैलरी हट रही है, उसकी जगह कुछ और मिल रहा है। बात समझना ना, सैलरी का रिप्लेसमेंट हो रहा है, सैलरी को हटाओ, उसकी जगह ये ले आओ। क्या ले आओ? ये 3 पॉइंट। अगर ये 3 पॉइंट यहाँ ना होते तो शायद ये पॉइंट सैलरी हेड में टैक्सेबल होते ही नहीं और हम इनको कैपिटल रिसीट मान करके छोड़ दिए होते, टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होती। तो जरूरी था कि इन पॉइंट्स के लिए एक अलग सेक्शन बनाया गया, सेक्शन 17(3) प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। कि सैलरी नहीं मिल रही, क्योंकि इस हेड में सैलरी मिलनी चाहिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से जो मिले, सैलरी के बजाय कुछ और मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कंपनसेशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एनी कंपनसेशन। मेरे मालिक ने कहा कि बेटा तू मेरे यहाँ नौकरी कर, तुझे हर महीने हम 50,000 रुपये देंगे। मैं बड़ा खुश होते हुए वहाँ पहुँचा। मैंने कहा मालिक सैलरी कब बढ़ेगी? उसने कहा अगले साल अप्रैल में हम तुम्हारी सैलरी 60,000 कर देंगे। अब मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। मैंने कहा ठीक, मुझे रख लो। मैं गया, काम करने लगा। 1 साल बीता। मैंने उसको कहा मालिक सैलरी बढ़ाओ। मैंने क्या बोला? जैसा हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था सैलरी बढ़ाओ, उस एग्रीमेंट में ये भी लिखा था अगर मालिक सेवा शर्तों में कोई चेंज लाएगा अचानक तो वो हमें कंपनसेशन देगा 2 लाख रुपए। कितना रुपया? और अगर हमें बिना बताए निकाल देगा तो देगा कंपनसेशन 5 लाख रुपए। ठीक। अगले साल मैं उसके पास गया। मैंने कहा मालिक सैलरी बढ़ाओ, तुमने कहा था ना, देखो ना एग्रीमेंट में लिखा है। उसने कहा बेटा लिखा तो बहुत कुछ हुआ है, दुनिया रिसेशन में जा रही है, सबकी सैलरी कम हो रही है या लोगों को हटाया जा रहा है, तो मैं सोचता हूँ तुम्हें भी हटा ही दूँ। उसने क्या बोला मुझे कि काम करना है, तू बढ़ाने आया है ना, चल 40 पे करना है तो कर। उससे मुझसे क्या बोला? 40 पे करना है तो कर, नहीं तो बेटा तू जा, 60,000 तो हो नहीं पाएगा, 50 भी नहीं दूंगा। मैंने कहा ऐसे कैसे? उसने कहा वो ऐसे, तू 5 लाख रुपए ले, फुट ले, चेहरा मत दिखाना दोबारा। दूसरा 2 लाख रुपए ले, चल 40,000 पर काम कर। अब बात समझे? नहीं समझे? एनी कंपनसेशन
चाहे वो 2 लाख हो चाहे 5 लाख हो, एनी कंपनसेशन रिसीट बाय द एम्प्लॉय ऑन अकाउंट ऑफ टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी टर्मिनेट करता है तो 5 लाख, मॉडिफाई करता है सेवा शर्तों में तो 2 लाख। बोलो, नहीं समझ में आई बात? पॉइंट नंबर 1, compensation from employer or former employer in connection with the termination or modification of the terms and condition of the employment. That was your first. I am not getting the salary, I am getting the amount of profit in lieu of salary. That's why it is taxable under section 17(3) under the head salary, और salary head में taxable है। ये किस head में taxable है? salary head में। अब clear है? पहला point clear हुआ? क्या कभी पहले तुमने देखा है किसी को नौकरी ज्वाइन करने के पहले का कुछ अमाउंट मिल जाए? नौकरी अभी ज्वाइन की नहीं कि पैसा मिल गया। और क्या कभी तुमने पहले भी देखा है कि किसी को नौकरी छोड़ने के बाद भी सैलरी मिले? नहीं, लेकिन आज देखोगे और ये सही है। इसके पीछे मैं एक एग्जाम्पल बता दूं। अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे, हैं अभी, वो पहले भी थे कभी चीफ मिनिस्टर उस समय थे मुलायम सिंह। मायावती का जब आखिरी कार्यकाल चल रहा था तो मायावती ने जाते जाते एक ग्रुप सी का एग्ज़ाम हेल्ड करवाया, समूह ग का। ये है बात 2001-2 की नियर अबाउट है। उस समय कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया और लोगों को भर्ती के लिए बुलाया। लोगों ने अप्लाई किया, सिलेक्शन हो गया। तब तक मायावती का डी सिलेक्शन हो गया उसकी जगह मुलायम ने ले ली। और मुलायम ने आते ही जितनी भी ये भर्तियां थीं सब पर रोक लगा दी, बदला लिया और उन पर क्या लगा दा? स्टॉप। सारे लोग दौड़े दौड़े गए सुप्रीम कोर्ट में, पिटीशन फाइल की। अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो सुबह पिटीशन दाखिल करो, शाम तक आ ही जाता है। अच्छा, सालों लग जाते हैं, है कि नहीं? अब सब लोग अपने घर पे बेरोजगार बैठे हुए हैं, आएगा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा। अब सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार में आंखें पथरा गई। कुछ लोगों ने खेती करना शुरू किया, किसी ने बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया, किसी ने कहीं नौकरी ज्वाइन कर ली, किसी की दूसरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। कुछ सालों बाद, अब एग्जैक्ट याद नहीं, मोस्ट प्रॉब्लली 6-7 साल बाद, 5 साल बाद, मान लेते हैं 10 साल बाद, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, जो हुआ था गलत हुआ था। तो जितने लोगों को क्या नौकरी ज्वाइन करनी है कर लो, आपको सैलरी आज से नहीं मिलेगी, पहली तारीख से मिलेगी, उसी समय से जब आपकी भर्ती रोक दी गई थी। सोचो, 7-8 साल की सैलरी एक साथ। अब कई लोग कहाँ चले गए, लेकिन अब कहाँ से आ पाएंगे? अरे सही है, तो अब सब तो आ नहीं पाएंगे, जितने आएंगे उन लोगों को सैलरी शुरू से मिलेगी। नौकरी ज्वाइन करने के पहले, नौकरी ज्वाइन कहाँ की थी? स्टॉपेज हो गया था ना। नौकरी आज ज्वाइन करेंगे उसके पहले का कंपनसेशन मिल रहा है। क्या है वो? सैलरी नहीं है, सैलरी है, इसीलिए उसको रखा गया प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। निकाल दिया गया कि एम्प्लॉय काम कर रहा था बेचारा कई सालों तक, 30 साल काम किया, अचानक उसको 100 रुपये के गबन में निकाल दिया गया। उसने अर्जी डाल दी, निकाल तो दिया बेटा। सुप्रीम कोर्ट का 10 साल बाद केस फाइनल हुआ। निकालने के बाद गलत किया इस आदमी को निकाल करके आपने, ये चोर नहीं है, गबन नहीं किया है, इसकी स्थिति वापस बहाल करो। तो बेटा बहाल करने के लिए पिछले 10 साल की सैलरी उसको घर तक पहुंचानी पड़ेगी। नौकरी छोड़ने के बाद का अमाउंट उसको मिल रहा है। भाई क्या बात कर रहे हो? अब बात समझ में आई? क्लियर है? वो सैलरी नहीं है, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। अब क्लियर है? पॉइंट नंबर 2, एनी पेमेंट ड्यू टू और रिसीव्ड फ्रॉम हिज प्रेजेंट और फॉर्मर एम्प्लॉय बिफोर ज्वाइनिंग और आफ्टर द सेसेशन ऑफ द एम्प्लॉयर। एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाई, सुनना ढंग से, मैं वर्ड जो यूज कर रहा हूं, सेकंड में मैंने एक वर्ड गलत लिख दिया है लिखने में, मुझसे गलती हो गई, क्षमा प्रार्थी हूं। पहले में सुने, एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाई एनी एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर ऑन अकाउंट ऑफ
टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। दैट्स गुड, बिल्कुल सही सेंटेंस मैंने यूज़ किया था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। देखो ना, लॉ मेकर्स कितना सोच समझ करके लॉ बनाते हैं, ये बात आपको प्रूफ हो जाएगी पॉइंट नंबर 2 से, जहाँ मैंने गलती कर दी लिखते समय। पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ है, एनी कंपनसेशन या एनी अमाउंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन। वहाँ क्या लिखा है, एम्प्लॉयर। जब नौकरी ज्वाइन की नहीं तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय तो हुए नहीं। बोलना, नौकरी छोड़ने के बाद की सैलरी मिल रही है, छोड़ने के बाद, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय तो हुए नहीं। तो यह एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं लिखना चाहिए था पॉइंट नंबर 2 में। एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन फ्रॉम एनी अदर पर्सन। अब क्लियर है, बिफोर द ज्वाइनिंग ऑफ द एम्प्लॉयमेंट और आफ्टर द सेसेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, नॉट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय बट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब क्लियर हुआ, ये चीज सही कर लेना। एनी कंपनसेशन और एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन फ्रॉम एनी अदर पर्सन बिफोर ज्वाइनिंग और आफ्टर सेसेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है, सही कर लेना इसको। और की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, क्या की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, कुल मिलाकर 3 पॉइंट हैं इसमें। एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी एम्प्लॉयर प्रेजेंट और फॉर्मर on account of termination or modification in terms of a contract. Second, any compensation due to or received by any person from any other person before the joining of the employment or after the cessation of the employment. और last है की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, दैट्स इट। अब हम इन दोनों सेक्शन का 17.2 और 17.3 का ऑपरेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, देखा जाएगा। 17.1 मैंने बताया, डेफिनेशन ऑफ सैलरी, बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्युटी, पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, लिविंग कैश फंड, कमिटेड पेंशन, एडवांस सैलरी, परक्विजिट्स, बोनस, कमीशन, अलावेंसेस, सेक्शन 80CC क्लियर। 17.2 बताया था, डेफिनेशन ऑफ परक्विजिट, रेंट फ्री अकोमोडेशन, कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन, एनी अदर बेनिफिट और अमेनिटी ओनली इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉई, एनी द ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय इज मेड बाय द एम्प्लॉयर, any other fringe benefits, any sum paid to get an assurance of life of the employee, superannuation fund in excess of rupees 1 lakh and ESOP or expect equity share allotted by the employer to the employee either at free of cost or at concessional rate. That's it. Section 17(3) बताया था मैंने 3 पॉइंट। पहला बताया, any compensation due to or received by any employee from its present or former employer on account of termination or modification in terms of a contract. Second बताया, any compensation due to or received by any person from any other person before the joining or after the cessation of the employment. Third बताया, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। याद रहेगा। बेसिकली इतनी बार बोलने के पीछे लॉजिक ये था कि ये वर्ड्स आपके दिमाग में कहीं ना कहीं स्टिक हो जाए, नेक्स्ट क्लास में जब हम डिफाइन करें तो आसानी से हो जाए। कौन है बाहर, क्लियर है, पक्का, टाटा बोले। थैंक यू।